वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के 3 टॉपिक है हमारे पास। क्लास 12 के लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए थे, जिसमें हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस समझा हुआ था, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस समझा हुआ था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन क्या करते हैं, 3 टॉपिक उठा रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा आइंस्टाइन्स का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, दूसरा टॉपिक है हमारा मास डिफेक्ट और तीसरा टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अगर ये 3 टॉपिक हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आगे चल के हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के लिए बेसिक कंसेप्ट तैयार हो जाएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से हम किस तरीके से एनर्जी को इवॉल्व करते हैं, किसी एटम बॉम्ब में किस तरीके से एनर्जी हो रही है, सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन काम करता है उसमें किस तरीके से एनर्जी निकलती है, क्या कहां से वो एनर्जी आती है, ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितना भी न्यूक्लियर पावर का जो कंसेप्ट है, वो न्यूक्लियर पावर का कंसेप्ट किस पे टिका हुआ है, वो आइंस्टाइन के दिए हुए एक फॉर्मूले पे टिका हुआ है। वो फॉर्मूला क्या कहलाता है, फॉर्मूला कहलाता है E = mc²। इस फॉर्मूले पे पूरी की पूरी न्यूक्लियर इंडस्ट्री टिकी हुई है, पूरा न्यूक्लियर पावर टिका हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है उसके बारे में हमको थोड़ा सा समझना है। ठीक, तो यहीं से अपना पहला टॉपिक बनता है। इस टॉपिक को हम कहते हैं आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, देखिए कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला या प्लैंक्स। ये सब साइंटिस्ट क्या बोलते थे कि अगर आपको साइंस को या फिजिक्स को हाई लेवल पे लेके जाना है, टेक्नोलॉजी को हाई लेवल पे लेके जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस दुनिया को उसके एनर्जी के फॉर्म में समझने की कोशिश करनी होगी। निकोला टेस्ला का ये स्टेटमेंट है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक्स इन द टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में इस दुनिया को समझने की कोशिश करो। इसी तरीके से आइंस्टाइन क्या कहते हैं, आइंस्टाइन कहते हैं कि इस दुनिया में जितना भी मास दिख रहा है वो एनर्जी का ही एक रूप है। मतलब अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन चीजों को देखने या समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जितनी भी चीजें आसपास उनको दिख रही है जो मास के फॉर्म में है, वो उसको उसके एनर्जी के फॉर्म में सेंस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह समझ में आ गया था इस दुनिया में जो भी चीज दिख रही है वो सब एनर्जी की ही बनी हुई है, बस अभी उसका जो फॉर्म है वो मास का फॉर्म है, बट एक्चुअल में वो एनर्जी ही है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी कोई मास है तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और वही एनर्जी क्या होती है, अपने आप दोबारा मास में कन्वर्ट हो जाती है। ये बातें हमने कुछ वीडियो में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्लास 7th में या 9th में या 11th में, जब भी हमने एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है, वर्क वाला चैप्टर पढ़ा है, इस बात को हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। क्लास 12 के स्टैंडर्ड पे आते आते आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये बात मैं मान के चलता हूं। ठीक, लेकिन यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये क्या समझाता है, ये उस मास में से कितनी एनर्जी बन सकती है या उस एनर्जी में से कितना मास बन सकता है, उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला हमको मिलता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है E = mc², जो कि आप जानते हो, सुने हो। ठीक, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है आइंस्टाइन की टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अब बहुत बड़ी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपन एक छोटी सी बात डिस्कस करके चल रहे हैं। ये बात इतनी सी है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, रेस्ट की कंडीशन में है, तो उसका मास कुछ अलग होता है। जब वो किसी स्पीड से फ्लो करने लगता है, दौड़ने लगता है या बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है, मान लो मूविंग कंडीशन पे उसका मास क्या होता है, उसका मास चेंज होने लगता है, वो वेरी करने लगता है। मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि जो मास है वो स्पीड पे डिपेंडेंट है, स्पीड के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस कितना आता है उसको एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला टॉपिक अपना आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो लिख सकता हूं यहाँ पे मैं इसको लिख लेते हैं अपन, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि मैंने बोला कि कोई एक मास है मेरा, ये मास मेरा रेस्ट की कंडीशन में है।
अगर ये रेस्ट की कंडीशन में, तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ, उस वक्त मैं उसका मास को क्या कंसीडर करता हूँ, m0 मान लेता हूँ। m0 का मतलब रेस्ट मास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। m0 क्या हो गया मेरे पास, रेस्ट मास। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ, तो उस वक्त का जो इफेक्टिव मास होगा, उस इफेक्टिव मास को मैं क्या मान लेता हूँ, उस इफेक्टिव मास को मैं स्मॉल m मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा पहले जो मास था वो m0 था, बाद में क्या हो गया, m आ गया। उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए, कुछ बदलाव आ गए। वो बदलाव कितना होगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक। उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या बोलती है कि m इज इक्वल्स टू m0 टू द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये रेशियो हमको मिला हुआ है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। मैं देख सकता हूं बोर्ड में आप लोग शायद दिख रहा हो क्लियर कट। m इज इक्वल्स टू m0 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये रिलेशन हमको मिला हुआ है। इस रिलेशन के अनुसार क्या बोलता है, v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। c क्या है, c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट हमने यहाँ पे लिया हुआ तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास m इज इक्वल्स टू m0 इनटू, इसको ऊपर उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का होल पावर क्या है, 1/2। जब हम इसको ऊपर पहुंचाएंगे क्या हो जाएगा, टू द होल पावर -1/2। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन द c स्क्वायर टू द होल पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं क्या लिख रहा है, m इज इक्वल्स टू m0 1/1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर टू द होल पावर -1/2, ठीक है। इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला उठाना पड़ेगा हमको। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो फॉर्मूला बनता है मेरे पास 1 माइनस का x टू द होल पावर n, ठीक है। 1 माइनस का x टू द होल पावर n, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हमको सॉल्व करना है। हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस ऑफ nx डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस ऑफ n हो गया है। तो n के बाद क्या आता है, n के बाद n माइनस 1 आता है। x की जगह क्या आता है, x की जगह x स्क्वायर आता है। और फैक्टोरियल 1 की जगह क्या आता है, फैक्टोरियल 1 की जगह फैक्टोरियल 2 आता है। इस तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो कैसे जाएगा, ये मेरे पास जाएगा 1 n के बाद क्या आएगा, n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन का फैक्टोरियल 3। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। कब तक बढ़ते जाते हैं, ये सीरीज अप टू द इंफिनिटी हमारी जाती जाती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। 1 की जगह 1 रखते हैं अपन, माइनस की जगह माइनस रखते हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं अपन, x की जगह रख रहे हैं अपन v स्क्वायर अपॉन का c स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास n आएगा। तो n की जगह हम क्या रखते हैं, माइनस का 1/2। तो n की जगह हमने क्या रखा, माइनस का 1/2। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा, माइनस हमने एडजस्ट कर दिया। n की जगह क्या ले लिया हमने, n की जगह ले लिया माइनस का 1/2 इनटू का x। तो x की जगह क्या लेंगे अपन, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास v स्क्वायर अपॉन का c स्क्वायर, ठीक। डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 एज इट इज रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, n लेते हैं। n की जगह क्या है, -1/2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, -1/2 -1/2 -1, तो क्या हो जाएगा -3/2। फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x की जगह क्या है मेरे पास, x की जगह है मेरे पास v स्क्वायर c स्क्वायर, जो कि हम यहाँ रखे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, v की पावर 4 और c की पावर 4, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और इस तरीके से सीरीज हमारी आगे बढ़ती जाएगी। अब हमको ये चीज देखना है यहाँ पे कि मेरे पास एक रेशियो बन रहा है v अपॉन c का। हम एक चीज जानते हैं कि जो दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड वाली चीज है, जो अभी तक हम कंसीडर करके चल रहे हैं, वो क्या है, वो है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जब मैं इस v अपॉन c के रेशियो को पकड़ रहा हूं, तो ये v अपॉन c का जो रेशियो बनेगा, ये अपने आप में बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी बनेगी। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है। एक बड़े डिनोमिनेटर से अगर मैं किसी चीज को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, वो क्वांटिटी क्या बनेगी, वो क्वांटिटी बहुत ही छोटी सी बनेगी। मतलब 0.000 समथिंग समथिंग कुछ बनेगी। और मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं। तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, वो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। और चलो स्क्वायर तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं टू द पावर 4 कर दूंगा तो क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। 0.00000 समथिंग समथिंग कुछ आएगा। इसका मतलब ये है कि जितनी हायर पावर्स में मेरा v/c का रेशियो जाता जाएगा,
वो पावर्स मेरी ना के बराबर हो जाएंगी। ये थ्योरेटिकली हम सॉल्व करते जा रहे हैं बट प्रैक्टिकली उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम v टू द पावर 4 और c टू द पावर 4 या आगे जितने भी सीरीज की जो जितने भी टर्म्स होंगे उन सबको क्या करेंगे, उन सबको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नेग्लेक्ट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमको खाली क्या बचेगा, हमको यहाँ पे बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन का सी स्क्वायर टू द होल पावर -1/2 इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं और ये वाली टर्म लेते हैं और बाकी की सारी टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब बाकी की सारी टर्म हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा मेरे पास प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन का 2c। तो सीधी सी बात है कि इसको हमने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन का 2c। ठीक, ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये वैल्यू जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो कैसा बनेगा मेरे पास कि m इज इक्वल्स टू m नॉट और फिर क्या बचेगा मेरे पास, फिर बचेगा मेरे पास 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन का 2c। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि बाय अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपांशन, बाय अप्लाइंग बायनोमियल एक्सपांशन एंड नेग्लेक्टिंग द higher power of v by c के हायर पावर को निगलेक्ट करने के बाद और बायनोमियल एक्सपांशन का यूज करने के बाद हमारे पास क्या जाता है, m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन का 2c। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद क्या करते हैं, बोर्ड को रब करके वापस मिलते हैं अपन और इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस इक्वेशन को अपन कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये क्या दिख रहा है, m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन का 2c स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। m नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बन जाएगा, m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 से m नॉट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास v स्क्वायर m नॉट अपॉन का 2c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं इस तरफ भेज देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, m माइनस ऑफ m नॉट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर m नॉट अपॉन का 2c स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इस c स्क्वायर को भी इधर भेज देते हैं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास mc स्क्वायर माइनस का m नॉट c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 1/2 अलग कर लेते हैं, m नॉट को थोड़ा पहले लिख लेते हैं और फिर क्या बन जाएगा मेरे पास b स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना डेटा आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को 1/2 m नॉट इंटू का v स्क्वायर, 1/2 m नॉट इंटू का v स्क्वायर, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से समझूं तो पहले तो मैं डील कर रहा था मास के साथ में, लेकिन मास के साथ में डील करते 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 मैं यहां कहां तक आ गया, ये इक्वेशन मेरी डायमेंशनली एनर्जी की इक्वेशन बनती जा रही है। मतलब किसी इक्वेशन के अगर मैं राइट हैंड साइड देख रहा हूं तो मुझे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 1/2 mv स्क्वायर देखने को मिल रहा है। 1/2 mv स्क्वायर का मतलब क्या है, ये एनर्जी है। तो अगर डायमेंशनली राइट हैंड साइड ये एनर्जी है तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पूरा टर्म भी क्या है, ये वाला पूरा टर्म भी एनर्जी ही है। इसका मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको mc स्क्वायर लिख लेते हैं अपन और इस माइनस का m नॉट c स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास प्लस ऑफ m नॉट c स्क्वायर, और ये 1/2 m नॉट v स्क्वायर, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ। और काइनेटिक एनर्जी को मैं किस तरीके से लूंगा, काइनेटिक एनर्जी को मैं इस तरीके से लिख लूंगा k के फॉर्म में। तो यहाँ पर मेरे को ये इक्वेशन देखने को मिल रही है। इक्वेशन क्या बन रही है मेरे पास, mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट c स्क्वायर प्लस ऑफ k। मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट एनर्जी ही है। मतलब मैं क्या करता हूं, इस पूरे पार्ट को रिप्लेस कर देता हूं, किससे, e से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस पूरे पार्ट को मैंने e से रिप्लेस किया तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, e इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास ये फाइनल फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा जो एनर्जी का आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात है, अब मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया
अगर मेरे पास 1 kg का मास है, अगर मेरे पास 1 kg का मास है और मुझे उससे कितनी एनर्जी मिलनी है मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली m की जगह क्या पुट करूंगा, 1 पुट कर दूंगा। c की जगह क्या पुट करूंगा, 3 × 10⁸ और उसका होल स्क्वायर कर दूंगा, और ये पूरी क्वांटिटी मेरी क्या आ जाएगी, जूल के फॉर्म में आ जाएगी कि 1 kg से मेरा कितना मास निकलता है। ठीक है, तो एज अ होमवर्क इसको आप ले सकते हो। क्या करना है आपको, इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है कि 1 kg से कितना मास जनरेट होगा, और फिर उसको आप ट्राई कीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, एक छोटा सा डेरिवेशन हमने बनाया हुआ है, खाली ये स्टेप हमको याद रखना है। इस स्टेप को हमने कहां से लाया है, इस स्टेप को हमने बाइनोमियल एक्सपांशन से लाया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट में हमने इसको लिखा हुआ है। इस इतने पोर्शन का आप क्या कर सकते हो, इतने पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मास डिफेक्ट का। अब बात करते हैं अपन मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट क्या चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको ध्यान से इसलिए समझना है क्योंकि इसी के बाद में आप बाइंडिंग एनर्जी के बारे में समझ पाओगे, और इसी के बाद में आप समझ पाओगे कि न्यूक्लियर पावर में या न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी कहां से आती है। ठीक है, चलिए मास डिफेक्ट को समझते हैं। ठीक है, हम जानते हैं जो हम मास एंटिटीज अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो मास एंटिटीज क्या है, वो मास एंटिटी आपकी प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, न्यूक्लियर मैटर जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो मैटर है वो क्या है मेरे पास, वो एक है मेरा प्रोटॉन और दूसरा है मेरे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के पास भी कुछ मास होता है, न्यूट्रॉन के पास भी कुछ मास होता है, और इसको पढ़ने के लिए हमने एक यूनिट बनाई हुई है। इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यू के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स में या थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट्स में ये तक पाया गया है कि जब मैं इनको इंडिविजुअली अलग अलग समझ रहा हूं, इनको हम न्यूक्लॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स को हम न्यूक्लॉन्स बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन्स भी आते हैं और न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लॉन्स नाम देते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने यह पाया है कि जब ये न्यूक्लॉन्स हमारे बाहर होते हैं, अलग अलग होते हैं, तब उनका मास कुछ अलग होता है। और जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक p एक n, फिर एक प्रोटॉन फिर एक न्यूट्रॉन, ये चार मेरे पास पार्टिकल्स हैं। जब ये अलग अलग हैं तो इनका मास कितना होगा, चलो इसका मैं बोल दिया 1u, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो कितना हो गया, मैंने बोल दिया इसके पास क्या हो गया, इसके पास 4u का मास है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इनको उठा के कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद क्या किया, एक न्यूक्लियस के अंदर ये आपस में चिपक गए, ये आपस में चिपक गए, एक p एक n, एक p और एक n, ये आपस में चिपक गए। जब ये आपस में कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद ये देखा जाता है कि इसका जो मास बनेगा, इसका जो मास होगा वो इंडिविजुअल मासेस से हमेशा कम बनेगा। इंडिविजुअल मासेस से हमेशा क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो इसको मैंने m मान दिया, तो क्या हो जाएगा, हमेशा ही कम बनेगा। तो ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसको हमको समझना है क्यों होता है। मैंने बोला जब ये पार्टिकल्स मेरे अलग अलग हैं तो क्या हुआ, ये इंडिविजुअली अलग अलग है, लेकिन जैसे ये पास में आते हैं तो इनको आपस में बांध के रखने के लिए, आपस में होल्ड करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, ये आपस में बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो वो एनर्जी कहां से आएगी। अभी हमने आइंस्टाइन के मास इक्विवेलेंस वाले रिलेशन से समझा था कि अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ मास को डिसअपियर करना पड़ेगा, कुछ मास को डाइल्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, जब ये चारों पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो थोड़ा सा मास कम हो जाता है, और जितना मास कम होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी एनर्जी से क्या होता है, ये चारों पार्टिकल आपस में बंधे रहते हैं, आपस में गुथे हुए रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो मास है मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जितना मास में रिडक्शन आया है ना, जो रिडक्शन इन मास आया है, रिडक्शन इन मास मेरा आया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और इस मास डिफेक्ट को हम किससे दिखाते हैं, मास डिफेक्ट। और इसी मास डिफेक्ट को हम दिखाते हैं डेल्टा m से। और इसी मास डिफेक्ट पे सारी कहानी टिकी हुई है। इसी मास डिफेक्ट की वजह से जो मास में कमी आती है उससे एनर्जी बन जाती है, और इसी बाइंडिंग एनर्जी को जब हम निकालना शुरू करते हैं, अब क्या होगा, मैं इसको तोड़ूंगा, जब तोड़ूंगा तो क्या होगा, ये दोबारा ऐसे हो जाएगा। जब दोबारा ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। वो पूरा का पूरा खेला हम आगे समझते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मास डिफेक्ट पढ़ रहे हैं।
चलो मास डिफेक्ट को अगर मैं इक्वेशन वाइज सेट करने की कोशिश करूं तो किस तरीके से सेट करूंगा, सीधी सी बात है। चलो मास डिफेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन वाइज सेट कर रहा हूं। तो मास डिफेक्ट कैसा आएगा मेरे पास, मास डिफेक्ट जिसको मैं डेल्टा एम बोलूंगा, तो ये कैसा आएगा मेरे पास, ये सिंपली आ जाएगा मेरे पास, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स करना पड़ेगा। तो कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये इंडिविजुअल मासेस की बात करी मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को, फिर इससे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस। जो नया न्यूक्लियस बनके तैयार हुआ मेरा, उसको मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं जानता हूं जो नया बना है वो हमेशा उसका मास थोड़ा सा कम है, तो जितना डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स ले लिया मैंने, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स ले लिया, इसमें से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें मुझे घटाना पड़ेगा मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। चलो अब इसको अपन थोड़ा सा इक्वेशन वाइज सेट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कैसे बोल सकता हूं मैं, तो यहां पर मैं लिखता जाता हूं, क्या, जैसे मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या आ गया मेरे पास, mp के फॉर्म में आ गया, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो कैसा हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा मेरे पास, mn हो जाएगा, ठीक। चलो ये तो मैंने क्या किया है, मैंने एक मास की बात करी है, वो टोटल प्रोटॉन मेरे को चाहिए। टोटल प्रोटॉन में कैसे पता करूंगा, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन है मेरे पास चार्ज एंटिटी, और चार्ज एंटिटी को पता करने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं कहता हूं कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, तो क्या बन जाएगा, Z टाइम्स ऑफ mp। मतलब एक मास, एक प्रोटॉन में कितना मास है, mp, और टोटल मासेस ऑफ प्रोटॉन्स मतलब कितने संख्या है, Z संख्या है, तो मैंने क्या कर दिया, Z इनटू का mp कर दिया, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन पता करूं कि न्यूट्रॉन का टोटल मास कितना होगा, तो मेरे को सबसे पहले न्यूट्रॉन्स की संख्या पता करनी होगी। न्यूट्रॉन्स की संख्या हम कैसे पता कर सकते हैं, हम a माइनस जेड कर सकते हैं। अब a क्या है, a है मेरा मास नंबर। मास नंबर में दोनों आते हैं, प्रोटॉन्स भी आते हैं, न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। तो दोनों की संख्या में से क्या करूंगा, मुझे प्रोटॉन की संख्या को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, z से माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेरे पास a माइनस ऑफ z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। a माइनस z क्या है, a माइनस z मेरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। A से होता है मेरा मास नंबर, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलकर मास नंबर बनते हैं। Z में क्या होता है, खाली प्रोटॉन्स होते हैं। तो मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सेटअप में से प्रोटॉन को हटा दिया, तो खाली क्या बच गया मेरे पास, न्यूट्रॉन्स की संख्या बच गई। ये क्या हो जाएगा, a माइनस का z इनटू का mn बन जाएगा, ठीक। तो चलो मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन मिल गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया। अब मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब किसी एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं। जब मैं किसी एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूं, इसको इस तरीके से बोल सकता हूं। मैंने बोल दिया कि मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस में कैसे बोल सकता हूं, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है मेरे पास x, यहां लिख दिया मैंने a, यहां लिख दिया मैंने z, और इसका मुझे मास पता करना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कैपिटल M शो कर देता हूं। ये क्या बन गया मेरे पास, मास ऑफ न्यूक्लियस। और थोड़ा सा इसको सर वो ब्लू वाला कपड़ा कहां गया, अरे यार आज कुछ दिन ही गड़बड़ जा रहा है। चलिए अब बात करना है मास ऑफ न्यूक्लियस का। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस मतलब किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस में किस तरीके से लिखूंगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या करता हूं मैं,
एक तो कैपिटल एम शो कर देता हूं मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए क्या करता हूं मैं कैपिटल एन शो कर दे रहा हूं। स्मॉल एन हमने न्यूट्रॉन्स के लिए शो किया है, कैपिटल हम किसके लिए शो कर रहे हैं, न्यूक्लियस के लिए शो कर रहे हैं। और ये एलिमेंट हो जाएगा, तो एलिमेंट को मान लो, एलिमेंट को मैंने एक्स बोल दिया। एक्स में क्या है, इसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। तो ये क्या हो गया, मेरा सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया मैंने इन सारे टर्म्स को, ठीक है। तो अब मेरी जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन मेरे को हर बार इस्तेमाल करनी है, हर बार काम आती है, उस इक्वेशन को हम बनाते हैं। उस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होगा मेरे पास, मास डिफेक्ट होगा मेरे पास डेल्टा एम। चलिए मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या बनेगा, मास ऑफ प्रोटॉन बन जाएगा मेरे पास जेड एम पी। ये क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन बन गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या बन जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन बनेगा मेरे पास ए माइनस ऑफ जेड इंटू का क्या हो जाएगा मेरे पास एम एन। ये क्या हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन बन गया मेरे पास। चलिए थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट भी ले लेते हैं बस साथ में। इतना पार्ट हो गया हमने, इसमें से मुझे क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मास ऑफ द न्यूक्लियस। और मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास x, यहाँ मिल जाएगा मेरे पास a और यहाँ मिल जाएगा मेरे पास z। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये मेरी फाइनल इक्वेशन बनके तैयार हो जा रही है। और इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इस जितने भी न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन में हम इस्तेमाल करेंगे, तो मास डिफेक्ट के लिए हमारा यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। अगला टॉपिक हमारा बनता है बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी अभी हमने बहुत कुछ आप लोगों को बता भी दिया है। क्या बोला है हमने कि यही इंडिविजुअल पार्टिकल जब आपस में बाइंड हो जाते हैं, यही इंडिविजुअल पार्टिकल्स जब आपस में बाइंड हो जाते हैं, तो इनको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहां से आती है, वो रिडक्शन इन द मास में आती है। जो मास डिफेक्ट मेरा तैयार हुआ है, वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ना मास में डिफेक्ट हुआ है, जो मास डिफेक्ट हुआ है उसी से हमारी क्या बन जाती है, उसी से हमारी बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला कहां से बनेगा, वो फॉर्मूला बनेगा हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन के एनर्जी मास इक्वेशन वाले रिलेशन से। और वो क्या है हमारा, E = mc², ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो मास कम हुआ है, या किस मास से वो बाइंडिंग एनर्जी बन रही है, तो जितना मास मेरा कम हुआ है उसी से क्या बन रहा है, उसी से मेरी बाइंडिंग एनर्जी बन रही है। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E = डेल्टा एम इंटू का c², ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मेरा तैयार हुआ है, ये फॉर्मूला बता देता है कि डेल्टा एम मेरा मास का रिडक्शन हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेल्टा एम की वैल्यू पुट कर दूंगा इन SI यूनिट पे, और जैसे ही पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अगर बाइंडिंग एनर्जी समझ में आ गई तो एक टॉपिक आप लोगों को और समझना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब ये है, लेट अस सपोज दैट कि इस न्यूक्लियस को बनाने में 10 जूल मेरा इस्तेमाल हुआ। इस न्यूक्लियस को बनाने में 10 जूल एज अ बाइंडिंग एनर्जी इस्तेमाल हुई है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं मेरे पास, 10। इसके अंदर 10 पार्टिकल्स हैं, तो हर पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी गई, हर पार्टिकल्स के पास में 10/10 हो गया, मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी इसके पास हो गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इस पार्टिकल को बाहर निकालना है, जब मैं क्या करूंगा, इस पार्टिकल को बाहर निकालूंगा, तो क्या होगा, ये कुछ अपने साथ में इस बाइंडिंग एनर्जी को भी रिलीज कर देगा। जब वो बाइंडिंग एनर्जी को रिलीज कर देगा तो क्या होगा, एक पार्टिकल मेरा बाहर आया तो क्या करेगा, थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करेगा मेरा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मतलब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो पर न्यूक्लियॉन में कितनी है, पर पार्टिकल में कितनी है, तो हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हम पर न्यूक्लियॉन की फॉर्म में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एज अ होल बाइंडिंग एनर्जी मेरी कोई काम की नहीं है, लेकिन हाँ जब एक न्यूट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो मेरे को कैसे पता चलेगा, वो मेरे को पता चलेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन की फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप कि ये 3 टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। पहला आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन का E = mc² का फॉर्मूला, दूसरा आपका क्या है, मास डिफेक्ट, और तीसरा है आपका बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अगर एडिटिंग में कुछ XYZ प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। इससे आगे के जो भी अपने टॉपिक्स हैं बुक में, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट आता है आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे पूछो, व्हाट्सएप पे अपन क्लियर करते हैं। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो पे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।